आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ इंडक्शन स्टोव वर्क्स, मतलब कि इंडक्शन स्टोव कैसे काम करता है। दोस्तों आज का यह टॉपिक आप में से ही एक दोस्त ने कुछ दिनों पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था। उन्होंने कहा था कि मुझसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि इंडक्शन स्टोव कैसे काम करता है और साथ ही साथ आखिर ऐसा इसमें क्या होता है जो ये बिना आग के ही हमारे खाने को बना देता है। तो दोस्तों इसी सवाल का जवाब क्या है वही आज की इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना जल्दी करे आज की छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको इंडक्शन स्टोव की पूरी वर्किंग सिर्फ कुछ वर्ड में बताऊं और जो आप इंटरव्यू में बता सकते हो तो आप बोलेंगे कि हमारा जो इंडक्शन स्टोव होता है यह है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत पे काम करता है। और दोस्तों इसी वजह से हमारा जो स्टोव चूल्हा होता है इसका नाम इंडक्शन स्टोव रखा गया है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आप इसके बारे में कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है, हमारा कैसे बिना आग के खाने को गर्म कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यह हमारा जो स्टोव होता है यह हमारा लगभग जैसा हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो ट्रांसफार्मर हमारी जो मोटर होती है लगभग सेम उसी की तरह ही हमारी इसकी भी वर्किंग होती है। आखिरकार ये कैसे होती है तो इसे भी हम 2 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। अगर दोस्तों आप इसके काम करने के प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस इंडक्शन स्टोव के अंदर मुख्य 2-3 चीजें होती है, जिसके अंदर हमारी जो सबसे पहली मुख्य चीज होती है वो होती है हमारी मेन कॉइल। मेन कॉइल क्या है तो आप देख सकते हैं यह जो इंडक्शन स्टोव है इस चूल्हे के हमने अपर बॉडी जो है इसको हटा दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ वाइंडिंग जैसा दिख रहा होगा, तो यह जो है ये हमारी मेन कॉइल होती है। तो सबसे पहला मुख्य काम इस मेन कॉइल का होता है और साथ ही साथ मेन कॉइल के साथ में एक और चीज इसमें लगी रहती है, उसे हम कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। आखिरकार ये मेन कॉइल कंट्रोलर कैसे काम करता है तो दोस्तों इसकी सिंपल सी वर्किंग होती है। जब भी हम इस इंडक्शन स्टोव पे हमारी किसी भी चीज को गर्म करने रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे दूध रख दिया, हमने मिल्क रख दिया है, तो अब इस केस में चाहते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर मिल्क के अनुसार अपने आप सेट हो जाए और हमारा मिल्क अच्छे से गर्म हो जाए। तो इस केस में हम यहाँ पे इसमें सेटअप के बटन होते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे मिल्क सेट कर देंगे तो हमारा यह कमांड हमारे कंट्रोलर को चले जाएगा और जैसे कंट्रोलर को कमांड पता चल गया तो उस केस में हमारा कंट्रोलर क्या करेगा, हमारी जो सप्लाई आ रही थी उस सप्लाई में जो बहने वाला करंट है उस करंट को कंट्रोल करके हमारी जो रिक्वायरमेंट है हमारे मिल्क को कितना टेम्परेचर चाहिए गर्म होने के लिए उसके अनुसार हमारे करंट को कंट्रोल कर देता है। मतलब सिंपल भाषा में कंट्रोलर क्या काम करता है, कंट्रोलर काम करता है हमें कितने करंट की रिक्वायरमेंट है हमारे खाने को बनाने के लिए उतना करंट ही हमारे इस कॉइल में फ्लो कराता है। तो दोस्तों आपको बेसिक चीज तो पता चल गई कि आखिर इंडक्शन स्टोव के अंदर मेन मुख्य चीज क्या होती है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको एक और बेसिक सी चीज बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, वो यह पता होनी चाहिए जो कि हम अधिकतर बार सुनते भी आ रहे हैं कि अगर हम किसी भी वायर में से करंट को फ्लो कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये एक वायर है, अगर हम इस वायर के अंदर से हमारे करंट को फ्लो करा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारे इस वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। इसी बेसिक से पॉइंट को आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। यह हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम यहाँ पे करंट फ्लो करा रहे हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस कंडक्टर के पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों यह जो मैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न होने का नियम है यह आपको हमेशा कंफर्म याद रखना है क्योंकि ये हमारा साइंस के द्वारा बताया गया है और हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर जितनी भी हमारी मोटर होती है, ट्रांसफार्मर होती है, सभी इसी के ऊपर ही काम करती है, सभी हमारे इसी मैग्नेटिक फील्ड को यूज में लेके ही काम करती है। तो आपको एक बेसिक चीज पता रहनी चाहिए हमेशा कि हमारे किसी भी वायर में से अगर करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास हमारे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही होगी। अब दोस्तों हमें यह बात तो पता चल गई कि हमारा करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। तो अब यही चीज हमारे इस कॉइल के केस में भी होती है। कॉइल के केस में कैसे होती है तो हम जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे हम इस पे कोई उपकरण को गर्म करने के लिए रखेंगे तो उस केस में हमारा कंट्रोलर इस कॉइल में करंट को फ्लो कराएगा। अब जैसे हमारा इस कॉइल में करंट फ्लो होगा तो हमें पता है जैसे करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इसके आसपास इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। यहाँ पे आप इसी बात को इस इमेज में भी देख सकते हैं। इस इमेज में यहाँ पे नीचे मेन कॉइल है और हमने ऊपर यहाँ पे बर्तन को रख रखा है। अब जैसे ही हमारी इलेक्ट्रिकल की सप्लाई इस मेन कॉइल में जाएगी, इस मेन कॉइल के पास हमारे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद में नेक्स्ट हमारा जो काम आ जाता है वह आ जाता है हमारे इस बर्तन का। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हमारा जो इंडक्शन स्टोव है इस स्टोव पे आप किसी भी बर्तन को लाके रख दो और वह हमारा बर्तन काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अधिकतर बार देखा भी होगा इस पर सिर्फ हमारे एसएस के बर्तन, मतलब कि हमारे जो स्टील के बर्तन होते हैं, स्टेनलेस स्टील जो होती है उसके बर्तन और साथ ही साथ हमारे जो आयरन के बर्तन होते हैं उस आयरन के बर्तन ही हमारे इस इंडक्शन पे काम करते हैं। अब एक सवाल यह भी बन जाता है कि आखिरकार ये दोनों ही बर्तन क्यों काम कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको इसका जवाब पता चल जाएगा तो आपको इस स्टोव की वर्किंग भी थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
तो दोस्तों देखिए, आपको एक सिंपल सी बात यह पता होनी चाहिए, जैसा कि हम सभी को पता है हमारा कोई भी वायर होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक वायर है, इस वायर में से हम करंट को फ्लो कराते हैं। अब जब भी हम हमारे इस वायर में से करंट को फ्लो कराते हैं तो उस समय हम सभी को एक चीज सुनने को मिलती है, जो होती है हमारा रजिस्टेंस वर्ड। आखिरकार ये रजिस्टेंस क्या होता है? तो ये रजिस्टेंस जो होता है ना दोस्तों, ये रजिस्टेंस हमारा जो हम इसमें से करंट फ्लो करा रहे हैं इस वायर में से, उस करंट को ये हमारा रोकने का काम करता है, मतलब कि करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने देता। जिस तरीके से दोस्तों आपने आज तक इस पॉइंट को याद रख रखा है, सेम इसी तरीके से आपको आगे एक और पॉइंट याद रखना है। वह याद रखना है कि एक और वर्ड होता है जो कि होता है हमारा रिलक्टेंस। आखिरकार ये रिलक्टेंस क्या होता है? तो दोस्तों जिस तरीके से हमारा जो रजिस्टेंस था, वो रजिस्टेंस हमारे कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को रोक रहा था, उसी तरीके से जो रिलक्टेंस होता है, यह रिलक्टेंस हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यह मैग्नेटिक फील्ड हमारा किसी कंडक्टर में से फ्लो हो उसको रोकती है। उदाहरण के लिए यह जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के पास में यहाँ पे एक मैं बर्तन लाके रखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एसएस और आयरन की जगह किसी और मटेरियल से बना हुआ बर्तन लाके रखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपर का बर्तन लाके रखता हूँ, तो उस केस में क्या होगा? हमारा इंडक्शन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों यह कॉपर हमारे मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से आसानी से फ्लो नहीं होने देता है, जितना आसानी से हमारे स्टील और आयरन होने देते हैं। मतलब आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमारे जो स्टील और आयरन होते हैं, इसका रिलक्टेंस कम होता है। जिस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, इसी तरीके से इन दोनों का हमारा रिलक्टेंस कम होता है, जिसकी मदद से हमारे दोनों ही मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आसानी से ट्रेवल कर पाती है। अब दोस्तों इतनी बातें जान लेने के बाद में हम लगभग 80-90% इंडक्शन स्टोव की वर्किंग को समझ चुके हैं। अब आगे आपको सिर्फ एक से दो चीजें और देखनी है। सिंपल सी पहली चीज यह है कि हमने जो बर्तन रखा, वह बर्तन हमने एसएस और आयरन का तो रख दिया। अब इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, हमारा आखिर ये गर्म कैसे हो जाता है? तो गर्म इस वजह से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस कॉइल के आसपास हमारे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, तो वह जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना दोस्तों, वह हमारी पल्सेटिंग इन नेचर होती है। मतलब कि वह मैग्नेटिक फील्ड एक समय के लिए बढ़ रही है, फिर दूसरे समय के लिए कम हो रही है, फिर वापस बढ़ रही है, मतलब कि वह पल्सेटिंग नेचर है। अब दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, वह मैग्नेटिक फील्ड पल्सेटिंग नेचर की है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, जहां पर भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रही है, जैसे कि उदाहरण के लिए अभी इस बर्तन से लिंक कर रही है, तो इस बर्तन के अंदर क्या होगा, हमारे इस बर्तन के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। मतलब कि हमारे कुछ वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इस बर्तन के अंदर हमारे करंट फ्लो होने लग जाता है, करंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर एक आखिरी और छोटी सी बात यह आ जाती है कि हमारा जो करंट होता है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस बर्तन में फ्लो होगा, वह हमारा नॉर्मल करंट नहीं होता है। नॉर्मल करंट मतलब जो करंट जब हम मोटर को चलाते हैं उस समय हमारी जो मोटर करंट लेती है, वो हमारा नॉर्मल करंट है। लेकिन इस बर्तन के केस में हमारा जो करंट क्रिएट हो रहा है, जो इंड्यूस हो रहा है, वो हमारा एडी करंट हो रहा है। अब आखिरकार ये एडी करंट क्या है दोस्तों? तो दोस्तों अगर आपको इसके ऊपर जानना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए मैं सिंपल सी भाषा में बता देता हूं। तो दोस्तों इसे आप एक सिंपल से उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हुई थी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किसी वायर से आके लिंक करती है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे इस वायर में जो करंट इंड्यूस होगा वो हमारा नॉर्मल करंट होगा। वो इस वजह से होगा क्योंकि हमारे इस समय करंट को एक रास्ता मिल रहा है, एक पाथ मिल रहा है फ्लो होने के लिए। लेकिन वहीं अगर दूसरे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड किसी नॉर्मल वायर से जाके कनेक्ट नहीं होती, मान लीजिए कि हमारा ये कोई मेटल से जाके कनेक्ट हो रही है, जैसे कि बर्तन के केस में, तो इस केस में यहाँ पे जो करंट क्रिएट होता है उसे एक प्रॉपर पाथ नहीं मिल पाता, उसे एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिल पाता। तो इस वजह से यहाँ पे नॉर्मल करंट इंड्यूस ना होकर यहाँ पे एडी करंट इंड्यूस होता है, और यह जो एडी करंट क्रिएट होता है, इसकी वजह से हमारे इस बर्तन के अंदर एडी करंट लॉस भी उत्पन्न होता है। और जब भी हमारा एडी करंट लॉस होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो भी हमारा करंट है, जो भी हमारा इसके अंदर करंट है, वह हमारा हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि जो भी बर्तन में यहाँ पे करंट बन रहा है, वह करंट एडी करंट लॉस के कारण पूरा हीट के फॉर्म में बदल जा रहा है, और ऐसा होते ही हमारे बर्तन गर्म हो जाता है और हम आसानी से इस बर्तन पे हमारे खाने को बना पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जो बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सर आप इतनी पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।